What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। यहाँ पे जो वर्ड अंधेरे लिया गया है, ये अंधेरे लाइफ में मुश्किलें होती हैं। लाइफ में वो छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी मुश्किलें बोल सकते हैं आप, जो कि अक्सर इंसानों को तोड़ देती हैं। इन मुश्किलों में कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाले रखते हैं, अपने जो निश्चय उन्होंने एक बार बना लिया है उस पर अडिग रहते हैं, जो करना है ये सोचकर लाइफ में चलते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, मेरा ये गोल सेट कर दिया, मुझे ये बनना है लाइफ में, पर लेकिन जब भी थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो वो अपना जो गोल बनाया होता है उसको साइड में रख देते हैं उठा के और बोलने लगते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये वही हीरे होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, पर लेकिन ये वो कोयले होते हैं जो कि जरा सी मुश्किलों आने पर ही अपने गोल को साइड में रख देते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, हीरा बनना है या कोयला बनना है। जब भी मुश्किलें आती हैं तो उसका डट के सामना करना सीखिए। कभी भी देखिए, अगर अपनी इंपोर्टेंस इस सोसाइटी में बनानी है, अपने आप को एज ए लीडर प्रस्तुत करना है, तो मुश्किलों का सामना करना सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो हमेशा कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये करना है, फिर प्रॉब्लमों से नहीं डरना है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन जरूर होगा, बस आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। ओके, तो आज 20 में है, देख लेते हैं हमको कौन से आर्टिकल द हिंदू के डिस्कस करने हैं और इसके बाद में एनालिसिस करेंगे पूरा न्यूज का, और उसके बाद में जो कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्स अवेलेबल है, तो आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपना कोर्स खरीद सकते हैं, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या डाउट है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे ये जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। काफी दिनों से गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं, अब जाके इसका जो रेट है वो डिसाइड कर दिया गया है कि किस आइटम पर कितना रेट रखा जाएगा और किस आइटम को किस स्लैब की रेट के अंदर, किस रेट की स्लैब के अंदर रखा जाएगा। ये डिसाइड हो गया है। आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे, गुड्स एंड सर्विस क्या है, इससे रिलेटेड काउंसिल क्या है, किस तरीके से कौन कौन से टैक्स डिसाइड किए गए हैं, पूरे आर्टिकल को काफी अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला आर्टिकल नेपाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इसके साथ में ये वाला आर्टिकल भी, दोनों आर्टिकल नेपाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और नेपाल के बारे में आर्टिकल है। तो मधेसी क्या है, किस तरीके से वहां पे प्रॉब्लम चल रही है, अब वहां पे लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, तो दोनों आर्टिकलों को कंबाइन करके अच्छे से देखेंगे। मैप भी उसका दिखाऊंगा नेपाल का कि कौन कौन सा एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन अब तक भी सॉल्यूशन ये निकाल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों क्राइसिस बन रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। ओके, ये वाला आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है। यहाँ पे निक्सन जो इनके प्रेसिडेंट थे पहले और जो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप है, उन दोनों को कंपेयर करके थोड़ा बताया गया है। हालांकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, पर फिर भी हल्का सा आइडिया ले लेते हैं क्योंकि इनका इंपैक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ता है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। ये वाला आर्टिकल बहुत ही पर्टिकुलर किसी एक एरिया से रिलेटेड होता है, बहुत ही छोटे एरिया से, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे बालों के बारे में बताया गया है। जो लोग हम बाल वगैरह कटवा के आते हैं दुकानों पर, तो उसको छोड़ आते हैं वहीं पर, तो उनका यहाँ पे व्यापार किया जाता है और ये तो वहां से तो इकट्ठा करते ही करते हैं, तो करोड़ों का व्यापार होता है ये। इसके अलावा जो ये व्यापार करते हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर चलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की भी चीजें अवेलेबल हैं हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि औरतें होती हैं, उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मतलब जिस तरीके से उनके बाल जो कंघे में नहीं आते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी छोटी छोटी सी गुत्थियां सी बना के वो रख लेती हैं। यहाँ जो गांव वगैरह होते हैं जहाँ से इकट्ठा करने जाते हैं, तो फिर उनको फिर तोल जैसे इकट्ठा कर लिया, 1 महीने तक इकट्ठा हो गया वो, तो फिर इनको बेचा जाता है तोले के हिसाब से, मतलब 10 ग्राम के 10 रुपए या 100 ग्राम के 100 रुपए, तो उस तरीके से इसको इकट्ठा किया जाता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अपने बालों को आप लोग भी अपने बालों को फिर इकट्ठा करके रखेंगे, पैसे कमाया करेंगे उससे। ओके, चलिए, ये तो सब जोक था, आगे चलते हैं। मूवी नहीं देखी OMG, ओ माय गॉड, जैसे उसमें बोलते हैं कि धंधा होता है आपके बालों का, आप लोग मंदिर में चढ़ा के आते हैं वहां पे और उनको बेचा जाता है तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो बाल जो है वो बेचे जाते हैं, पूरा व्यापार होता है उनका। ओके, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी से रिलेटेड पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, ये जो टैक्स है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है, ये दुकानदारों को हम लोग देके जाते हैं और उसके द्वारा फिर ये आगे चला जाता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए
जो डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गए, ये वाले जो टैक्स हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत कम है। पर इनडायरेक्ट टैक्स है, मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स है। उसका रीजन क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे देखा गया, देखिए गवर्नमेंट के पास में जो पैसे आते हैं तो उस पैसे को गवर्नमेंट को कैसे यूज करना होता है, स्कीम्स बनानी है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम बनानी है, इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करानी है, जो भी करना है। तो जो भी उसके पास पैसा आता है वो अपने पास से कहां से लेके आएंगे, तो टैक्स वगैरह से तो इकट्ठे की जाते हैं पैसे। तो उस टाइम पे सोचा गया कि यार हमारी जो है जनता वो बहुत गरीब है, ठीक है, जनता बहुत गरीब है और जनता के पास में पैसा नहीं है। तो देखिए कोई भी इतने अच्छे लेवल पे उस टाइम पे ना तो कोई वो कर रहा था इस तरीके से कि मतलब जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सर्विस सेक्टर अवेलेबल है यहाँ पे, तो सबके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए। तो डायरेक्ट टैक्स अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए क्या किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस किया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी से, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, बिस्किट्स लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो कुछ भी लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स लगा होता है, तो वो वाला टैक्स हर एक आदमी पे करता है, ठीक है। हालांकि ये वाला टैक्स एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स देखिए अगर कोई दूध का पैकेट लेके आ रहा है, तो कोई करोड़पति आदमी है वो भी दूध का पैकेट लेके आ रहा है, वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। कोई बेचारा रिक्शा वाला लेके आ रहा है, वो भी दूध का पैकेट लेके आ रहा है, वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। तो इसको एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अमीर आदमी पे भी उतना ही लग रहा है और गरीब आदमी पे भी उतना ही लग रहा है। तो इसकी ये तो प्रॉब्लम है, पर लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे हमारे सामने कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। तो उस टाइम पे जो टैक्स था वो एक अलग तरीके का टैक्स था, लेकिन जो जीएसटी में इस चीज का भी ध्यान रखा गया है, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि इसको थोड़ा सा एक तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स बनाने की कोशिश की गई है कि अमीरों पे ज्यादा लगे और गरीबों पर कम लगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो टैक्स है मैक्सिमम टैक्स वो है, वो हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अब इनडायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम किया गया है इसमें जीएसटी में। जीएसटी में सब्स्यूम करके देखिए क्या होता था, नॉर्मली हर एक स्टेट के ऊपर टैक्स लगा करते थे, हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स रहते थे जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू एडेड होती रहती थी, एक कास्केडिंग टैक्स चलता रहता था, कुछ ऐड किया किसी प्रोडक्ट में फिर एक टैक्स लग गया, उसके अलावा कुछ ऐड किया फिर टैक्स लग गया। तो इस तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स चलता रहता था। तो टैक्स के ऊपर टैक्स चलने से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती थी और उसको इकट्ठा करना भी एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन होता था, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ी सहूलियत रहेगी और एक तरीके से लोगों को पे करने में भी सहूलियत रहेगी और एक तरीके से विजिबिलिटी होगी कि कहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं और कहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पूरा फोकस देके चला गया है यहाँ पे टैक्स लगाने पे। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिवाइड की गई है चीजें। देखिए ये 3 मॉडल में टैक्स डिवाइड किया है इन्होंने। पहला बोला गया क्या, यहाँ बोला गया इसको सेंट्रल जीएसटी, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से सेंट्रल कलेक्ट करेगा, सेंट्रल के पास ये पैसा जाएगा। दूसरा बोला है स्टेट जीएसटी, ये सेम काम जो सेंटर करेगा वही काम यहाँ पे स्टेट करेगा। और ये बोला गया ड्यूअल जीएसटी, ठीक है, ड्यूअल जीएसटी बोला जाता है इसको, इंटीग्रेटेड भी बोला जाता है, मतलब सेंटर और स्टेट का दोनों का, तो दोनों का शेयर रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला इस तरीके से यहाँ पे 3 प्राइम इसमें टेस्ट को डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे देखिए, एक बार देख लीजिए, इनका नाम पूरा दे रखा है यहाँ पे, ये है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है ना, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। तो ये विद इन स्टेट होता है। मान लीजिए स्टेट ले लीजिए, हमने ले लीजिए महाराष्ट्र ले लिया, तो महाराष्ट्र के अंदर ही एक टैक्स ऐसा होगा जो कि सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा, जो कि सेंटर से रिलेटेड रहेगा, और दूसरा टैक्स ऐसा होगा जो कि स्टेट से रिलेटेड होगा। तो सेंट्रल वाला सेंटर लेंगे और स्टेट वाला स्टेट लेंगे, तो दोनों का शेयर रहेगा, ठीक है। ये बात की गई यहाँ पे, किसके द्वारा बात की गई है, विद इन स्टेट। विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, ठीक है ना, इंट्रा INTRA बताया था मैंने आप लोगों को डिफरेंस। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट और इंटर मतलब बिटवीन द स्टेट, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा एक बार पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेके भी समझाया इन्होंने। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मुंबई से नागपुर में बेचा जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही हो गए दोनों, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर हो गए तो प्राइस जो है इसका 100 रुपए है, ठीक है, और उस पर वेट लगा दिया 10%, तो कितना हो गया 100, उसका क्या हो गया, मतलब 100 उस पर वेट लग गया, एक तरीके से 1000 का 10% 100 रुपए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट के जो एक तरीके से अगर उस पर प्रॉफिट भी इनको लगाना है, कितने का प्रॉफिट लगा के चल रहे हैं कि 1000 का इनको प्रॉफिट लेना है, तो टोटल जो प्राइस हो गया उसका कितना आ गया यहाँ पे निकल के, टोटल प्राइस आ गया उसका 2100 रुपए, मतलब 2100 रुपए इसका टोटल प्राइस आ गया है यहाँ पे। अगर 2100 रुपए में हम अब सीएसटी लगाएं, ठीक है ना, तो सेंट्रल सेल टैक्स लगाया अगर यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 10% ही हो गया, तो 210 ये आ गया यहाँ पे। तो टोटल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई वो ये आ गई निकल के। ये है प्रेजेंट टैक्स सिस्टम हमारा, याद रखिएगा। अब देखिए जीएसटी में क्या होने वाला है, जीएसटी में क्या होने वाला है वो देखिए, जो ये वेट वाला फंड है उसको साइड में किया जाएगा। मान लीजिए जीएसटी सिस्टम है, वही प्रोडक्ट अब यहाँ पे 1000 रुपए का है,
ठीक है ना, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और मुंबई से नागपुर में बेचा जा रहा है, तो इस पे क्या लग गया, इस पे लग गया 5% तो लग गया, यहाँ पे क्या लग गया सेंट्रल वाला, ये वाला लग गया 5%, ठीक है, और ये 5% लग गया स्टेट वाला, तो टोटल 50 सेंटर को चले गए और 50 चले गए स्टेट को, तो ये तो हो गया यहाँ पे ये सिस्टम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये देखिए यहाँ पे हमने बोला था ये सेल टैक्स कहाँ पे लगता है, जो ये कहाँ पे लगेगा, जब इसको दूसरे स्टेट में पहुंचा जाएगा, ये यहाँ से नागपुर से अब कहाँ पहुंच गया, चेन्नई पहुंच गया, ठीक है। तो अब अगर नागपुर से चेन्नई पहुंच रहा है तो यहाँ पे वेट लग रहा था, वेट का काम खत्म हो गया, तो अगर नागपुर से चेन्नई पहुंच रहा है तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आगे वाला पोर्शन ये वाला समझिएगा, ये तो स्टेट के अंदर था, अब ये दूसरे स्टेटों के 2 स्टेट की बात आ गई यहाँ पे, अब यहाँ पे तमिलनाडु और मुंबई के बीच की बात आ गई यहाँ पे। अब प्रोडक्ट अगर नागपुर से चेन्नई जा रहा है तो यहाँ पे अगर देखिए क्या होगा, पहला कितना हो गया, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट 1100 हो गई, क्यों, क्योंकि ये क्या लग गया यहाँ पे 5% ये लग गया और 5% ये लग गया, प्रॉफिट ये लेना है, ठीक है, प्रॉफिट लेना है 1000 रुपीज, तो सेल प्राइस कितना हो गया, सेल प्राइस हो गया 2100, वो यहाँ पे भी यही था। अब यहाँ पे आ गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब 2 स्टेटों के बीच में जो हो रहा है, ठीक है ना, अब 2 स्टेटों के बीच में जो हो रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, मतलब किस किस के बीच में हो रहा है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र में आ गया और फिर यहाँ पे चेन्नई में आ गया, तमिलनाडु में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे आईजीएसटी जो लग रहा है वो 10% लग रहा है, ठीक है ना, तो 10% लग रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गया ये, अब इसके ऊपर 10% लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 110 आ गया और 100 ये हो गया, तो टोटल 210 आ गया। तो कास्केडिंग कैसे घटा रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको घटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है, घटाने के बाद में ओनली कितना ऐड किया गया है यहाँ पे, ठीक है, 110 ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 2100 जो टोटल 2100 प्राइस हो रहा था तो उसमें 110 और कर दिया तो कितना आ गया, 2210 आ गया। तो देखिए अगर दोनों में इनमें डिफरेंस आप लोग निकाल के चले तो 100 रुपए का डिफरेंस आ गया है। तो इस तरीके से कास्केडिंग घट गई है यहाँ पे, जो कास्केडिंग ऊपर टैक्स होती थी वो घट गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जीएसटी का जो टोटल मतलब एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो इस तरीके से जीएसटी वर्क करेगा, तो जो कास्केडिंग वाला सिस्टम है वो यहाँ पे हट जाएगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट जा रहा है कोई, ठीक है, तब की बात कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस कीजिएगा, यहाँ पे स्टेट के अंदर ही हो रहा था व्यापार और यहाँ पे 2 स्टेटों के बीच में व्यापार हो रहा था। तो इस तरीके से सबको समझाने की कोशिश करिए क्या है सेंट्रल, क्या है स्टेट जीएसटी और क्या है आईजीएसटी, ओके, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अभी इसको चेंज किस किस तरीके से किया गया है, चेंज किसके द्वारा किया गया है ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसको सेट किया गया है। जीएसटी काउंसिल में सब है, चेयरमैन यहाँ पे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, जो कोरम होना चाहिए यहाँ पे मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए वो 50% होने चाहिए अगर इसकी मीटिंग करनी है तो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ये स्टेटों से रिलेटेड है, तो इनका जो वोटिंग पावर कितना दे रखा है यहाँ पे 2/3 दे रखा है और यहाँ पे 1/3 दे रखा है। तो इसका मतलब पावर किसके हाथ में है, पावर है स्टेट के हाथ में। अगर कल को चेंज करना है कुछ भी इसके टैक्स स्लैब में या टैक्स के सिस्टम में तो स्टेट के हाथ में कंप्लीट पावर है, जब तक स्टेट नहीं चाहेंगे तब तक इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिसीजन भी दे रखा है कि ईच डिसीजन मस्ट हैव द अप्रूवल ऑफ 3/4 मेंबर। अब 3/4 की बात आ जाएगी तो सबसे ज्यादा किसके होंगे, स्टेटों के होंगे। तो इसको भी आप लोग बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंडिया में फेडरल सिस्टम का। अगर फेडरल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो फेडरल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो कि नीति आयोग के हिसाब से भी देखा जाए तो वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट की सराहना की जाती है। तो यहाँ पे पूरी पावर स्टेटों के हाथ में हो गई, अगर स्टेट चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे टैक्स की स्लैब देख लीजिए क्या क्या करी है इन्होंने, टैक्स के बारे में देख लीजिए एक बार। देखिए ये मैंने कल का भी डाल दिया जिससे कि आप लोग ढंग से इसको समझ पाए। फिलहाल अभी यहाँ पे 4 स्लैब इन्होंने रखी है, पहली में कितना है 5%, दूसरी स्लैब में कितना है 12%, ठीक है ना, ये है करंट टैक्स स्लैब, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है करंट टैक्स स्लैब में, यहाँ पे 9%। पहले एक बार चारों देख लीजिए 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब है यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट स्लैब में जो रखा गया है यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे देखिए एडिबल ऑयल, स्पाइसेस, टी या कॉफी, मतलब जो कि एक नॉर्मल आदमी के खाने पीने का सामान होता है। इन पे पहले जो टैक्स लगा करता था वो लगभग 9% लगा करता था, पर लेकिन आज की डेट में घट के कितना आ गया, यहाँ पे 5% आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेकंड स्लैब है उसमें 12% है, 12% में यहाँ पे अब 12% रखा गया है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 9 से 15%, ठीक है। तो इसके बीच का लगा लिया है यहाँ पे, तो 12% निकाल दिया, इसके बीच का लगा लिया, लगभग मिड में लगा दिया इसको। यहाँ पे कंप्यूटर के जो प्रोडक्ट हो गया या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, फूड प्रोसेसिंग मतलब जैसे गेहूं वगैरह आ रहा है उसका ब्रेड वगैरह हम लोगों ने बना दिया, तो ये वाले प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 12% हो गया, मतलब मिड में ले लिया है इसको, ठीक है,
क्यों ले लिया मिड में? देखिए यार, हम लोगों को व्यापार भी बढ़ाना है, एक तरीके से ज्यादा भी लगा सकते हैं ना लोगों को, हमें डिजिटल इंडिया वाले हम प्रोग्राम चला रहे हैं, तो कंप्यूटर पे ज्यादा लगाएंगे तो लोगों को जो खरीदने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो थर्ड स्लैब है उसको 18 रखा गया है। नॉर्मली इसमें जो ऑयल हो गए, सोप्स वगैरह हो गए, या सेविंग स्टिक्स, मतलब जो भी ये सारे प्रोडक्ट हो गए इसके अंदर आ गए। तो इसके अंदर ये तो आ गए हैं, पर लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने लगभग बीच में ले लिया है। जो 15 से 21 के बीच में यहाँ पे टैक्स हुआ करता था, आज के डेट में उसको 18 कर दिया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है, ये व्हाइट गुड्स जिनको बोला जाता है, मतलब जो कि एक तरीके से नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं, एक तरीके से आप लोग बोलते हैं जो अच्छी खासी इनकम वालों आदमियों के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे एलईडी वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, रेसिंग कार हो गई, तो वो सारी चीजें हो गई, तो उनपे 21 की जगह 28 लगा दिया है। क्योंकि जहां जहां भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई जो की जाएगी, अब यहाँ से निकाल के उस नुकसान की भरपाई की जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को 3-4 चीजें यहाँ पे समझ में आएगी थोड़ा सा। देखिए टोटल जो आइटम है, यहाँ पे इतने आइटमों पे टैक्स लगाया जा रहा है। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? ये है 1211 आइटम। तो 1211 आइटम पे टोटल टैक्स लगाया जा रहा है। जो जिनको टैक्स नहीं लगाया गया इसमें से, वो है 7%, ठीक है ना। 7% को इसमें से टैक्स से अलग रखा गया है। मिल्क वगैरह, सीरियल वगैरह ये हो गए। इनमें से 14% को जो रखा गया है वो ईडेबल ऑयल वगैरह ये हो गए, तो इन पे 5% टैक्स लगाया गया है। यहाँ पे 5% टैक्स वाला है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो ये हो गए शुगर, ये क्या कहते हैं इसको, 12% जो टैक्स लगाया जा रहा है, ये 17 इस पे लगाया जा रहा है। तो मतलब जो कंप्यूटर वगैरह हो गए, यहाँ पे 17% आइटमों पे टैक्स लग रहा है ये, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए जो 18% टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? 18% टैक्स लग रहा है सोप वगैरह पे, इन पे। तो ये कितना 43% प्रोडक्ट है, ठीक है। परसेंटेज में प्रोडक्ट है इतना, 80% टैक्स लग रहा है इन पे, याद रखिएगा। और 19% टैक्स जो लग रहा है वो लग्जरी कार, ये इन सब चीजों पे लग रहा है। और यहाँ पे 28% लग रहा है टैक्स, और 19% यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है, मतलब इतने टोटल आइटम है, इसका 19% यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस किस लेवल पे, किस किस एरिया में कितना कितना टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे इसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, ओके। याद रखिएगा, टैक्स की कैटेगरी 4 है, पर जो स्लैब डिवाइड की गई है जिसमें इनको रखा गया है, मतलब कितने कितने परसेंट कितना आना है, वो यहाँ पे 6 कैटेगरी में इनको रखा गया है। टैक्स की कैटेगरी 4 है, पर लेकिन जो कैटेगरी आइटम की रखी गई है वो 6 कैटेगरी है। तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आर्टिकल में देख लेते हैं हम आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। देखिए आर्टिकल में बोला गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो काउंसिल मीटिंग हुई है श्रीनगर में हुई है, एक तो ये याद रखना है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर में मीटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1200 से ज्यादा देखिए गुड्स रखे गए हैं इसमें, आइटम जो मैंने आप लोगों को बोला था 1200 से ज्यादा रखे गए हैं। आप लोगों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर कि कितना आइटम है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कितने आइटम है टोटल, ये है 1211, ठीक है ना। तो इतनी एग्जैक्टली याद रखना है, आप मोटा मोटा याद रखना है कि लगभग 1200 आइटम है यहाँ पे। तो इनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जीएसटी टैक्स। स्लैब डिवाइड की गई है, तो सबसे पहला क्या, सबसे बड़ी बात यही होगी कि 1 जुलाई से इसको इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है, इसीलिए इसको डिसाइड किया गया है। तो 1 जुलाई से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इससे रिलेटेड देखिए आगे भी न्यूज आएगा, न्यूज एनालिसिस में भी, क्योंकि कई जगह ये न्यूज थी, ठीक है। बिजनेस पेज पे भी कई जगह न्यूज थी। तो टोटल आइटम ये हो गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि 43% पे क्या लग रहा है, 18% लग रहा है, 17% पे 14% लग रहा है, ये सारी चीजें वही बताई गई है। 12-5 मतलब 17 और 14 पे 12 और 5 लग रहा है, क्या जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया, इन दोनों का कंपेयर किया गया यहाँ पे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था 12% टैक्स किस पे लग रहा है, कंप्यूटर गुड्स वगैरह इन पे लग रहा है। 12% प्रोडक्ट कितने थे, 17% है। तो वो चीजें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। 18% 18% लग रहा है, 43% टैक्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 18% तो इनका निकालेंगे हम, ठीक है। और ये 18% यहाँ पे टैक्स लग गया इनके ऊपर। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, हल्का फुल्का सा, पर लेकिन अगर शांति से चीजों को देखेंगे, ये जो वाली परसेंटेज है, ये वाली परसेंटेज इस टोटल आइटम की है। इस आइटम में 7%, इस आइटम का 14%, इस आइटम का 17%, इस आइटम का 43%, इस आइटम का 19%। और ये जो है टैक्स की स्ट्रक्चर है कि कितना परसेंट टैक्स लगना है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग समझिएगा। इसके अलावा देखिए 4 टैक्स स्लैब जो मैंने आप लोगों को बताई है। और यहाँ पे एडिशनल सेस, सेस मतलब सेस लगाया जाता है, ये यहाँ पे सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स। सिन गुड कौन से होते हैं, सिन गुड जैसे पान मसाला सिगरेट वगैरह जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सिन गुड बोलते हैं। तो सेस क्या होता है, सेस एक तरीके का टैक्स होता है जो कि पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो टैक्स ऑन टैक्स सेस होता है। दूसरा टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज भी होता है। तो सरचार्ज तो नॉर्मल होता है, उसको कहीं पे भी यूज कर लिया जाता है, पर लेकिन जो सेस लगाया जाता है वो एजुकेशन सेस हो गया, एनवायरमेंट का सेस हो गया। तो इस तरीके से सेस को लगाते हैं,
वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेस लगाया जाएगा, तो ये पर्टिकुलर पर्पज जो है सेस लगाने का, यहाँ पे ये जो इसका पर्पज भी समझिएगा थोड़ा सा। सेस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत से स्टेटों को नुकसान होने वाला है, ठीक है ना, नुकसान होने वाला है जीएसटी की वजह से, ठीक है। तो जो उनका नुकसान की भरपाई की जाएगी स्टार्टिंग में, वो पैसा सेस से निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वो पैसा सेस से इकट्ठा किया जाएगा, ओके। इसके अलावा देखिए यही बात यहाँ पे बोली गई है, स्टेट को जो लॉस होगा इनिशियल हिस्से में उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो वो कंपनसेट किससे द्वारा किया जाएगा, वो सेस के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। 4 स्लैब स्ट्रक्चर की बात चल रही है। प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको प्रोग्रेसिव बोला गया है। प्रोग्रेसिव क्यों बोला गया है, अब खुद देख लीजिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आदमी की इनकम बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ जाता है, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में स्लैब रहती है कि इतनी सैलरी है तो इतना टैक्स लगेगा, इतनी सैलरी है तो इतना टैक्स लगेगा, और जिसकी बहुत ही ज्यादा सैलरी है उस पर टैक्स भी लगेगा और ऊपर से सरचार्ज भी लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव हो गया, क्योंकि जो महंगे आइटम है उन पे ज्यादा टैक्स लग रहा है और जो कि नॉर्मल आदमी को यूज करने के आइटम है उन पे ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है। तो इसलिए इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, एक प्रोग्रेसिव टैक्स इसको भी बोलेंगे, ठीक है। और ये जैसे कि नॉर्मल दूसरी कंट्रियों के साथ में इसको अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पे एक फ्लैट टैक्स रख दिया गया कि सब आइटमों पे उठा के जीएसटी रख दिया, कि मिला के जुला के 18% या 20% रख दिया गया है, ठीक है। तो यहीं इंडिया में भी यही बातें सोची जा रही थी कि जो नया जीएसटी आएगा वहां ओनली एक टैक्स स्ट्रक्चर रहेगी, और उस टैक्स स्ट्रक्चर को देखा जा रहा था कि लगभग 20% रहेगी। यही माना जा रहा था हमारे देश में भी कि 20% लगभग टैक्स स्ट्रक्चर रहेगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ ना कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है कि फिर से 4-5 टैक्स लेके आ गए, ठीक है। दूसरी कंट्री में एक स्लैब रहती है सिंपली, इसके अलावा नहीं रहता है। पर लेकिन देखिए वो एक अलग बात है, पर सबसे बड़ी बात है कि इसको प्रोग्रेसिव बनाया गया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बना देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वाले टैक्स का, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने कल परसों भी देखा था कि किस तरीके से एनके सिंह जो कमेटी का हमने जिक्र किया था, किससे रिलेटेड थी, याद आ रहा है, एनके सिंह कमेटी। यार ये चीजें भूलनी नहीं है ना आप लोगों को, किसी भी तरीके से इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट वगैरह उससे रिलेटेड जो कमेटी सेट की गई थी एनके सिंह कमेटी, तो उसने भी डिसाइड किया था कि किस तरीके से जो डेब्ट है स्टेटों का वो बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको कम करना चाहिए, जो कि फिजूल के खर्चे हैं उसको चेक में रखना चाहिए। तो वो चीजें भी चेक में रखनी है, वो चीजें भी चेक बैलेंस रख के चलनी है। आप लोगों को देखिए दो में डिफरेंस बताना है, एक तो आप लोगों का डिफरेंस बताना है, एक तो कस्टम टैक्स क्या होता है, ठीक है ना, और एक्साइज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है आप लोगों को। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड, देखिएगा इसका थोड़ा इकोनॉमिक्स का कई बार आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है नेपाल से रिलेटेड, ठीक है ना। ये हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया, ये यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारे पास में नेपाल हो गया। क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, नेपाल को कितने स्टेट हमारे टच करते हैं, कितने स्टेट की बाउंड्री हमारी टच करती है नेपाल को, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। अब आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल में चलने से पहले आप लोग इसका एक बार रीजन समझ लीजिए क्या है। ये नीचे जो दे रखा है आप लोगों को, जो डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये है ट्राई रीजन। ट्राई रीजन मतलब जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो मतलब एक तरीके से जहां पे उपज ज्यादा होती है, या आप लोग बोल सकते हैं पहाड़ी के जो नीचे वाला रीजन होता है, पहाड़ होते हैं ना, उसके नीचे वाला जो रीजन आ जाता है उसको ट्राई बोलते हैं, ठीक है ना। उपजाऊ रीजन माना जाता है काफी। इसके ऊपर है फिर यहाँ पे ये हिली रीजन, ठीक है ना, और फिर हो गया माउंटेन रीजन। माउंटेन और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से जियोग्राफी डिवाइडेड है नेपाल की। अब जियोग्राफी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी की वजह से आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा, ओके। अब इसके अलावा ये तो जियोग्राफी हो गई यहाँ पे। अब ये जो वाला पूरा तराई वाला रीजन है, ये आप लोग अगर ध्यान से देखें, ये नीचे वाला रीजन है ये, और ये इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है, इंडिया के स्टेटों से कनेक्टेड है। तो यहाँ वाले रीजन में जो आदमी रहते हैं उनको मधेसी बोलते हैं, ठीक है, मधेसी बोला जाता है। और वो मैक्सिमम इंडिया मतलब इंडियन ओरिजिन के बोला जाता है कुछ तो, या फिर इंडियन की कल्चर वहां पे पाई जाती है मैक्सिमम, मतलब इंडिया के साथ में बहुत ज्यादा रिलेशन है उनके, आप लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम ये चल रही है, अगर पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम से पहले एक बार ये चीज और देख लीजिए। जो मधेसी वाले कवर करते हैं वो लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। टोटल कितने हैं वहां पे, 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो 22 डिस्ट्रिक्ट ये कवर कर रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि 1/3 जो है मधेसी वाले कवर कर रहे हैं, ओके। तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी क्या किया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नेपाल में। हालांकि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले से चला आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका बीरबल की खिचड़ी हो गया। मतलब जिस तरीके से बीरबल की खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, वो बन के ही नहीं दे रही थी, इसी तरीके से इनका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं, लगभग 7 से 8 बार ट्राई कर चुके हैं। हर बार ये पढ़ाया जाता है बच्चों को कि अब की बार नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, पर लेकिन फिर से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो कि चला ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये बात हो गई, दूसरी क्या हो गई, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, जो प्रोविंस है,
टोटल 7 प्रोविंस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन प्रोविंस को इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये देखिए नीचे वाला जो रीजन था मधेसी वाला, ये मधेसी वाला जो रीजन था, ये प्रोविंस थी जितनी, इनको इन्होंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके देखिए क्या कर दिया, ये एक रीजन यहाँ पे ये बन गया, एक रीजन यहाँ पे ये बन गया, ये रीजन ये बन गया। तो मधेसी वाले जो आदमी है वो जगह जगह डिवाइड हो गए। मधेसी वाले आदमी क्या चाहते थे कि इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए, इस तरीके से अगर डिवाइड किया जाए तो ये सारे इकट्ठे रह सकते थे, इनकी मेजोरिटी रहेगी, अगर ये कुछ करवाना चाहे तो ये करवा सकते थे। लेकिन इनको डिवाइड कर दिया गया, आधे इस वाले प्रोविंस में आ गए, आधे इस वाली प्रोविंस में आ गए 5वीं में, आधे दूसरे वाली में आ गए, कुछ यहाँ पे थोड़े से तीसरी वाली में आ गए और कुछ पहली प्रोविंस में आ गए। तो ये चाह रहे थे कि हम एक प्रोविंस में रहे, हमारी मेजोरिटी रहे, जिससे कि हमारी यहाँ पे कुछ चल सके। पर लेकिन अगर इनको डिवाइड कर दिया गया, छोटी छोटी प्रोविंस में इनको डिवाइड कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, इससे इनकी मेजोरिटी नहीं रहेगी किसी भी प्रोविंस में और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, जिस तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया था। कब विभाजन किया गया था, याद आ रहा है कुछ? चलिए नहीं याद आ रहा है तो क्वेश्चन में दीजिएगा, कब विभाजन किया गया था और कौन उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जनरल साहब थे, उनका भी जिक्र, उनका भी नाम दीजिएगा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर इसका यूनिफिकेशन कर दिया गया था हालांकि 1911 में, वो एक अलग बात है, पर कब विभाजन किया गया था वो आप लोगों को बताना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो ये इसीलिए किया गया था क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया था। तो वो डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट ही ये लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मधेसी को डिवाइड करने। तो मधेसी वालों ने क्या बोला कि हम यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें इंडिया पे भी ब्लेम लगाया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट करा रही है यहाँ पे। और देखिए जब यहाँ पे अब क्या बात चल रही है, अब ये आर्टिकल क्यों न्यूज में आया, अब यहाँ पे लगभग 20 साल बाद आप लोग कह सकते हैं, 2 डिकेड बाद आप लोग कह सकते हैं, 2 डिकेड मतलब 20 साल बाद यहाँ पे लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि आज तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो लोकल इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे, अभी 3 चरण में लोकल इलेक्शन हुए हैं। तो 3 चरण में हुए हैं, अब इसमें से क्या हो चुका है, लगभग 7 प्रोविंस है, तो 7 में से 3 में तो इलेक्शन हो चुके हैं, अब 4 बची हुई हैं, ठीक है। 7 में से 3 में इलेक्शन हो चुके हैं, 4 बची हुई हैं। तो ये हुए हैं कब, मई को हुए हैं, 14 मई को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होने वाले हैं 14 जून को होने वाले हैं, ठीक है। और ये 14 जून को जो होने वाले हैं, अब तक तो हिली रीजन में इलेक्शन हुए हैं, हिली रीजन में इलेक्शन हुए अब तक। हिली रीजन कहाँ है, हिली रीजन देखिए, ये बीच वाला रीजन मैक्सिमम है, इसमें इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं 14 जून को जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो इलेक्शन होने वाले हैं मधेसी वाले रीजन में। मधेसी वाला रीजन कौन सा है, मधेसी वाला रीजन है तराई वाला रीजन। और तराई वाला रीजन कौन सा है, तराई वाला रीजन ये वाला रीजन है जो कि इंडियन बॉर्डर से कनेक्टेड रहता है। अब जो यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन्होंने बोला है कि हम पार्टिसिपेट तो करेंगे, पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाने की बात की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आपको लाने पड़ेंगे। तो मधेसी का ये है कि आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए एक तो ये इशू चल रहा है, दूसरा ये भी इशू था, हम लोगों ने देखा था जब न्यूज़पेपर डिस्कशन किया जा रहा था कि देखिए पाकिस्तान वो चाइना से यहाँ पे पैसा आया है ये इलेक्शन कराने के लिए। तो चाइना वाले हर जगह अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि इलेक्शन देखिए बढ़ चढ़ के किया है उस वाले रीजन में, तो यहाँ पे लगभग 70% 71% लोगों ने इलेक्शन किया गया है। आफ्टर द जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद में ये पहले इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बात बोली जा रही है, देखिए हालांकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है, पर लेकिन इसको सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा नेपाल को। तो नेपाल में जब से कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर कंफ्यूजन बना रहता है कि किसको कहाँ अमेंडमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनकी वजह से, दोनों की वजह से इकोनॉमी वो है जो ढंग से काम ही नहीं कर पा रही है। और जब इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और ऊपर से अभी आप लोगों ने देखा था कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, पूरा आधे से ज्यादा एरिया धराशायी हो गया था, ठीक है, नेपाल का। तो एक तो इकोनॉमी काम से करनी, कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, इकोनॉमी ढंग से काम कैसे करेगी, और अर्थक्वेक आ गया और पुअर बहुत ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट में अगर इलेक्शन होंगे तो फायदा क्या होने वाला है, लोकल गवर्नमेंट में अगर इलेक्शन होंगे तो जो लोकल आदमी है वो लोकल एरिया में फोकस करके चलेंगे, ठीक है ना। तो लोकल एरिया में फोकस करके चलेंगे तो जो इकोनॉमी शिफ्ट होगी, अब की बार में पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, पर लेकिन फिर छोटे छोटे रीजन के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे रीजन के बारे में सोचेंगे और छोटी छोटी बातों में फोकस करके चलेंगे। तो नेपाल में देखिए, जो नेपाल में बात कर रहे थे, जो नेपाल में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्री क्या बोलती है कि नेपाल जो है एक फेलिंग स्टेट है, मतलब अपने आप को अच्छा नहीं कर पा रहा है। यही बात इंडिया के बारे में बोली गई थी 1947 में, जब बताया गया इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, तो ये बोला गया था कि 550 से ज्यादा यहाँ पे प्रोविंस जो है छोटी छोटी, वो मिलके इंडिया बनाया गया था। तो उस टाइम पे ये बात बोली गई थी, इसको इंडिया तो बना दिया गया, पर ये कंट्री चलने वाली नहीं है, इसके इतने ही टुकड़े हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो उस टाइम पे इंडिया के बारे में ये बोला गया। तो इसी तरीके के विचार नेपाल के बारे में निकल के आ रहे हैं कि नेपाल भी आने वाले टाइम में ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। पर नेपाल को देखा गया है कि नेपाल जो ढंग से काम करना स्टार्ट किया गया, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में आना स्टार्ट हो गया था 2006 से। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी कर चुके हैं, पर ड्रामे कई चलते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखिए चीफ जस्टिस के बारे में, उनका
इम्पीचमेंट किया जा रहा था, जबकि वो कुछ ही दिन में रिटायर होने वाली थी। फालतू में इम्पीचमेंट किया जा रहा था, ये बोला जा रहा है कि इंटरफेयर कर रही है, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही है। तो उसको अगर ढंग से देखा गया तो वो सही नहीं था, ठीक है, तो फिर उसको रोका गया। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो कई चीजें हो रही हैं। देखिए, अगर ये इस तरीके से स्टेप्स लेके चल रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं और फालतू की चीजों में ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, जहां इंडल्ज होना है वहां इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसी की वजह से ब्यूरोक्रेटिक और करप्शन जो चल रहा है, मतलब अगर आज की डेट में यहाँ पे एमपी और एमएलए के इलेक्शन न हो तो एक तरीके से क्या होगा, जो सिस्टम पूरा चलाया जाएगा वो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर के द्वारा चला जाएगा। वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो अपनी मेहनत से एग्जाम को क्लियर करके आए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर बिना चुने हुए मेंबर इस तरीके से रहेंगे, तो अगर वो अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी ना इलेक्शन में जाके खड़ा होना है, तो वो अपने हिसाब से लेंगे। तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो गई इस तरीके से नेपाल में, तो बिल्कुल ही बुरी कंडीशन बन गई और इकोनॉमी ढंग से चली नहीं रही थी। तो ये बात देखने में आई कि दोनों चारों तरफ से, मतलब इन चारों तरफ से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं रहा है, इकोनॉमी ढंग से बात नहीं कर रही है, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया सोसाइटी में, अर्थक्वेक वैसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो चारों तरफ से देखा जाए तो देखने में ये बोला गया था ये चलने वाला स्टेट नहीं है, ये टूटने वाला स्टेट है बहुत जल्दी। पर लेकिन फोकस इलेक्शन पे क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे फोकस इलेक्शन पे ये किया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा पावर प्रोवाइड करा रहा है विलेज को और लोकल बॉडी जो होती है म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो हो गई उनको, तो जिससे कि लोकल एरिया पे अच्छे से फोकस करके चला जाए। तो ये फोकस किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल दी है काठमांडू है नेपाल की, और करेंसी यहाँ पे रूपी है। आप लोगों ने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे नेपाल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम, डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नेपाल में आ गई थी, क्योंकि वहां पे भी हमारी करेंसी बहुत हद तक चलती है। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेपाल को उस तरीके उस टाइम पे बोला था कि हाँ आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, हम वहां पे भी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे और वहां पे भी करेंसी भेजी जाएगी, पहले एक बार यहाँ का मैटर सेटल डाउन हो जाए। तो वहां पे रुपी चलती है, तो आप लोग समझ सकते हैं जिस कंट्री में मतलब हमारी करेंसी चल रही है तो कितने ज्यादा वहां से लोग बाग कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात थी। तो कई बार प्रॉब्लम इस तरीके की आ जाती है, तो लिखने में आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। इसके अलावा देखिए ये फेस्टिवल आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अब तक सेलिब्रेट किया जाता था, इसको बोला जाता है गधीमई फेस्टिवल। नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता था, ये लगभग 5 साल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो सेलिब्रेट किया गया, ये पहले सेलिब्रेट किया गया था 2009 में, तो 2009 में से फिर लगभग 2015 में आया गया सेलिब्रेशन के। तो 50,000 एनिमल यहाँ पे मार दिए गए। ये क्या करते हैं, ये आहुति देते हैं इस तरीके से, गर्दन काट ली जाती है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाला फेस्टिवल हालांकि क्या किया गया, इसको 2015 से इसको क्या कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैं बता रहा हूं इसको इसलिए क्योंकि इंडिया का भी इसमें थोड़ा इंटरफेयर था। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे नेपाल में पशु जो बेचे जाते थे उनको बेचना बंद कर दिया था, ठीक है। खुद देखिए यार 50,000 मार के इस तरीके से फेंक दिए गए, तो वो बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन है। तो इस सब चीजों पे रोक लगा दी गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि इनको आज से हम कुछ भी अपने जो यहाँ से पशु वगैरह नहीं सेल किया जाएगा और इनको सबको साइड में रखना है, कोई फोकस देके इन पे नहीं चलना है। तो इसी तरीके से बैन कर दिया गया था, और भी कई सारी कंट्री ने कर दिया था। तो इसलिए इन सब चीज को देखते हुए और एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए भी इस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। ये टेम्पल जो गधीमई टेम्पल है वहां पे एरिया में, तो उसमें सेलिब्रेट किया जाता है और टेम्पल ट्रस्ट ने ही इसको अनाउंस किया गया है कि ये फ्यूचर में इस तरीके का सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा, इस तरीके का जो यहाँ पे फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल यूएसए और रशिया के बारे में, थोड़ा सा यूएसए के बारे में, थोड़ा सा रशिया के बारे में और थोड़ा सा निक्सन के बारे में है। तो पुराना तो थोड़ा सा कंबाइन करके चीजों को डिस्कस किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए 1987 की बात कर रहे हैं। पैट निक्सन, निक्सन जो प्रेसिडेंट थे उनकी वाइफ थी, उन्होंने, ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में मतलब प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो लगभग 30 साल बाद 87 से 2017 में प्रेसिडेंट बन गए। तो एक तरीके से कहा जा रहा है 45th प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो खासकर एसएससी और बैंक वाले एग्जाम में तो इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना। तो ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी एक तरीके से सच हो गई है, ठीक है। पर लेकिन 4 मंथ बाद ही अब ये भी दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ये बातें भी चलने लगी कि इसका इंपीचमेंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। तो इंपीचमेंट क्यों करना पड़ेगा? देखिए एक तो इनके साथ के जो रिलेशन होते जा रहे हैं, रशिया के रिलेशन जिसके साथ में कभी नहीं बनी है। आप लोगों ने कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कोल्ड वार के कॉन्सेप्ट में हमेशा से कोल्ड वार का नाम ही कोल्ड वार इसलिए रखा गया क्योंकि एक साइड में रशिया था, एक साइड में रशिया को उस टाइम पे यूएसएसआर बोला जाता था और दूसरी साइड में यूएसए था। तो दोनों लड़ रहे थे। कोल्ड वार का मतलब होता है मैदान में आके बंदूकें उठा के लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन एक दूसरे को एग्रेसिव वे में, अगर एक ने बम बनाया दूसरे ने बना लिया, एक ने
कहीं पे कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करी तो दूसरे ने कैपिटलिस्ट वाली आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करनी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से एक दूसरे के रिवाइवल बने हुए रहे हर जगह, ठीक है। तो वो हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी देखा था, वो जो 1960s में था, ठीक है। तो उसके बारे में भी जिक्र किया था। तो इस तरीके की सिचुएशन भी कई बार उभर के आई है कि आमने सामने भी आगे खड़े हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी एक बार आमने सामने आके लगभग खड़े हो गए थे, तो बार बार काफी हद तक रहे हैं। तो उसी के साथ में आज की डेट में जो ट्रंप है वो अपने रिलेशन ऐसे बना रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये बताया जा रहा था कि रशिया ने क्या किया, यहाँ पे रशिया के हैकरों ने हैक किया गया है चीजों को, और जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आई हिलेरी क्लिंटन से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई कि एक तरीके से मतलब ये आशंका जताई जा रही है सब तरीके से कि रशिया ने यहाँ के इलेक्शनों को, एक देखिए वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन हैक कर लिए और वो भी इतनी पावरफुल कंट्री के, तो सोचने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्या कर रहे थे, ये एफबीआई वाले, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सीबीआई होती है उस तरीके से इनके यहाँ पे एफबीआई होती है। तो ये केस को सोल्व करने की बात कर रहे थे, तो केस को सोल्व करने के बहुत ही पास थे, इन्होंने बोला ये बहुत ही पास है, तो ये बहुत ही पास थे। तो इनको क्या किया गया, जो इसके चीफ है जेम्स कोमे, तो उनको हटा दिया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बिल्कुल इसको कंपेयर कर रहे हैं कि वाटर गेट के टाइम पे जो सिचुएशन निक्सन के साथ में बन गई थी, एक स्कैंडल हुआ था निक्सन की, जिस तरीके से सिचुएशन बन गई थी, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन लगभग आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है। केस सोल्व करने वाले थे कि रशिया का इसमें हाथ है या नहीं है, बहुत ही पास में थे, और उन्होंने बोला था कि बहुत ही जल्दी केस सोल्व आउट हो जाएगा। तो ये आरोप लगा के कि मैंने ये बोला था, ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि मैंने ये बोला था कि मीडिया में बातें नहीं आनी चाहिए कुछ भी इससे रिलेटेड, तो फिर भी जो चीफ है वो मीडिया में बातें पहुंचा रहे थे, तो इसलिए इनको हटाया गया है, ठीक है। तो ये बात इनको बोल के इनको हटाया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के ये बोल दिया गया कि मैंने रशिया के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की है इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड, हमको टेररिस्ट को काउंटर करना है, ठीक है, खुल के ये बोल दिया गया। जबकि इनके दूसरे चीफ ये बोल रहे थे कि हम इनके साथ में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल ठुलमुल वाला रवैया है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी अफगानिस्तान पे जिस तरीके से बम गिराया गया, बहुत ही बड़ा बम गिराया गया था, नाम याद आ रहा है उसका, नहीं याद आ रहा तो रिवीजन कर लीजिए, नाम लिखिएगा उस बम का, ठीक है। कल आंसर में जब कल आंसर दूंगा तो फिर कल आप लोगों को बता देंगे नाम उसका, अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका रिवीजन कराने के लिए, तो जितना हो सके पार्टिसिपेट कीजिए बढ़ चढ़ के और उनका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये आंसर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आप लोगों के एग्जाम भी आ रहे हैं सारे पास में, तो इनको आप अच्छे से फोकस करके चलिए, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा आगे। देखिए क्या बोला गया है कि एक तरीके से क्राइसिस फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं यहाँ पे दोनों के रिलेशन में निकल के। क्राइसिस है एक बात है, पर लेकिन इसको हैंडल करना भी नहीं जान रहे हैं, एक्सट्रीमली पुअर हैंडल करने की, क्योंकि एक तरीके से सबके साथ मिलकर काम ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इंपीचमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का जो कंट्रोल है वो दोनों हाउस में इसका कंट्रोल है, तो इंपीचमेंट की तो आशंका अभी बहुत कम है, पर लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, अगर रिपब्लिकन ही इनके अपोजिट में हो गए तो फिर सिचुएशन हो जाएगी जो कि अब तक चल रही थी, ठीक है। हालांकि अब चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो गई है यहाँ पे। अब पेज फर्स्ट पे न्यूज एनालिसिस दे रखा है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अभी ईरान में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ईरान में इलेक्शन चल रहे हैं, एक पेज यहाँ पे भी है और ये जो है उस पे आगे भी पेज पे न्यूज है, जो कि ग्लोबल से रिलेटेड न्यूज रहती है, इंटरनेशनल से रिलेटेड, उस वाले पेज पर भी है। तो इसमें क्या चल रहा है, देखिए ईरान में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है ना। ईरान कहाँ पे हो गया, ये हो गया ईरान। तो ईरान में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ईरान पे देखिए जो P5+1 वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, तो उस पर सेंसर लगाया हुआ था। तो आर्टिकल में क्या चीजें बोली जा रही है, ये चीजें बोली जा रही है कि देखिए जो यहाँ पे अभी जो हुसैन रूहानी जी जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही ज्यादा अपोजिशन फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे ओबामा थे, ओबामा ने क्या बोला था कि इनके ऊपर सेंसर लगा रखे थे बहुत पुराने। क्यों लगा रखे थे? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, न्यूक्लियर व्हीकल, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो उन सबको रोकने के लिए इनके ऊपर एक तरीके से सेंसर लगा रखे थे बहुत सारे। तो ओबामा आए, उन्होंने P5+ कंट्री 1 के साथ में मिलकर ये सेंसर को हटाना स्टार्ट कर दिया। तो इनको हटाना स्टार्ट कर दिया, तो काफी लिबरलाइजेशन हो गए, यहाँ की इकोनॉमी अच्छे लेवल पे बढ़ने लगी, लोगों ने बहुत ज्यादा सराहाया इनको, रूहानी जी को। पर लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तख्ता पलट हुआ और 2017 में यहाँ पे इलेक्शन हो गए यूएसए में। और कौन चुन के आ गए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आदमी चुन के आ गए, जिनको यहाँ पे ट्रंप बोला जाता है। तो ट्रंप ने इनकी ट्रंप चेंज कर दी, ठीक है। तो इनके ट्रंप चेंज हो गई। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब इन्होंने फिर से सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोकस चलते हैं, किसके साथ में फोकस लगा के चलते हैं अपना, ये सबसे ज्यादा फोकस अपना जो रख के चलते हैं उस कंट्री का नाम है जिसको इसका पेपेट भी बोला जाता है, जहां पे भी इनको कुछ भी कराना होता है तो ये उसके थ्रू कराते हैं, और उसका नाम है इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के साथ में बहुत ज्यादा मिलके रहते हैं ये, तो इसीलिए इजराइल भी बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज करती है ईरान जैसी कंट्री को,
हमेशा अपोज में रहती है, तो इनके ऊपर फिर से सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। तो सैंक्शन तो लगाने स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इनको बोला जा रहा है रूहानी जी को, आप उनका फेवर कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री का, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इसलिए ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है और फिर भी आप उनके साथ में क्यों है। तो देखिए इलेक्शन में देखने की बात है, अब देखिए किस तरीके से रिजल्ट निकल के आता है और क्या फ्यूचर में इसके एक्सपेक्ट निकल के आते हैं। इंडिया के ऊपर भी बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि इंडिया यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, और अफगानिस्तान में अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए हम भी बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनसे हम ऑयल भी बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो इंडिया के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन का। तो ये भी देखने वाली बात है यहाँ पे। ओके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पेज 2 पे न्यूज है, देखिए कालीबंगा म्यूजियम बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो और आप लोगों ने हड़प्पा का नाम सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो IVC भी उसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, ये रहा है 2350 से लगभग 1750 तक, इसको BC तक इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसकी पहले आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट की चीजें बता देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले इसकी खुदाई के बारे में बात की गई थी, और खुदाई स्टार्ट हुई थी 1921 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये स्टार्ट करने वाले कौन थे, किसके सुपरविजन में स्टार्ट हुई थी, उनका नाम था दयाराम साहनी। तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, दयाराम साहनी जी उनका नाम था। तो आप लोगों के लिए देखिए कालीबंगा से रिलेटेड दो क्वेश्चन आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पे एक तो हड़प्पा के बारे में और दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये साइट्स थी यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे खुदाई की गई है, सारी साइट्स थी यहाँ पे। और मोहनजोदारो, दोनों के बारे में आप लोगों को बताना है कि किस किस रिवर पर थी। अभी मूवी आप लोगों ने देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिस तरीके से रिवर का नाम उसमें भी दिखाया गया आप लोगों को किस तरीके से। तो इसीलिए आप लोगों को रिवर के नाम बताने कि दोनों किस किस रिवर पे थी, मैचिंग करने के लिए बहुत बार आता है हिस्ट्री में इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसका नाम याद रखना है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में बनाया जा रहा है ये। ओके, राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो जो एग्जीबिशन में उसमें रखा गया क्या है, यहाँ पे सील्स रखी गई हैं, जो सील बनाया करते थे, चूड़िया वगैरह, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट बनाए जो रखे गए हैं, बहुत सारी इस तरीके की फिगरेन, छोटे छोटे स्टोन्स की, ये सारी मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट जो उस टाइम पे पाए जाते थे, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है ना, कालीबंगा में। देखिए म्यूजियम जो स्टेब्लिश हुआ था, उसको स्टार्ट किया गया था 1983 में, ठीक है। और उससे बाद भी फिर सारी चीजें, मतलब जैसे जैसे चीजें पाई जा रही हैं, जैसे जैसे रखी जाती हैं, उसका ध्यान क्यों रखता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका ध्यान रखता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है ना, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जब आंसर दूंगा तो बता दूंगा अच्छे से चीजों को। तो देखिए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पहले ये बताना है। और ये देखिए काम क्या करता है, एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे, रिसर्च करता है, कंजर्वेशन करता है, जो चीजें वहां पे पाई जाती है, कहीं खुदाई वगैरह होती है, तो उनको एक तरीके से प्रिजर्व करता है, रखी जाती है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1861 में इसका नाम बहुत बार आता है, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। 1961 में इनके द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इनके। ओके, और देखिए इसके द्वारा, इससे पहले जो चीजें हुई थी अगर देखा जाए, तो एशियाटिक सोसाइटी के बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। ये भी इसी तरीके की रिसर्च से रिलेटेड चीजें स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे विलियम जोन्स थे जिन्होंने फोकस किया था इस पे और जिन्होंने फाउंड किया था इसको। तो पहले ये हुआ था, फिर इसके बाद में आके ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और देखिए इसके अलावा भी जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है, जो इसका फोकस था वो किस तरीके से था, जो स्टडी की गई थी यहाँ पे, ये संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज, उनके बारे में स्टडी करने के लिए इसका फोकस किया जा रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो एशियाटिक रिसर्च है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। यह चार्ल्स विल्किंस, इनका नाम है, आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया था भगवत गीता का 1785 में। भगवत गीता याद रखिएगा इसको, फर्स्ट इंग्लिश वर्जन। पहले देखिए हिंदी संस्कृत सब कुछ सीखी, उसके बाद में फिर उनको समझा और फिर उसके बाद में इंग्लिश वर्जन दिया। और किसके टाइम पे किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये किस मतलब एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे राजा थे जिन्होंने अपनी बहुत सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की में लैंग्वेज में अपनी वो लिखी है,
जो उनकी चीजें उन्होंने प्रस्तुत करी है इस स्क्रिप्ट में करी है, तो उनका नाम दिखना है। और इनको जो जो इनको डेसिफर किया गया था, मतलब जो इनको एक्सप्लेन किया गया था फर्स्ट टाइम 1837 में, वो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसके द्वारा वो किया गया था? जेम्स प्रिंसिप, ठीक है ना। तो आप लोगों को उसका नाम दिए देना है यहाँ पे, किसकी स्क्रिप्ट थी वो, ठीक है ना। तो इसका नाम देना है यहाँ पे। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो दी गई थी, तो रॉक कट इंस्क्रिप्शन वगैरह जो थी, थोड़ा सा नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उनका नाम लोगों को आप लोगों को बताना है। कल जब आंसर दूंगा तो इसको अच्छे से बता दूंगा कि कौन थे वो यहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये क्या चीजें आ रही है यहाँ पे, पेज 9 पे चीजें हैं। ये है सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उसके सर्वाइवल के बारे में बोला गया कि हम सोमालिया से भी पीछे हैं। सोमालिया एक कंट्री है, मतलब इस तरीके से जो एक इतनी मतलब गरीब आप लोग कंट्री बोल सकते हैं, ये माना जाता है कि बहुत ही गरीब कंट्री है, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ, बहुत ही गरीब कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में आती है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत ही गरीब कंट्री है, तो इस तरीके की कंट्री से भी इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है। तो यहाँ पे वही बातें बोली गई है, जिस तरीके से हम लोग देखिए अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी निकल के आ रही है, उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2.5% ऑफ जीडीपी अब यहाँ पे खर्च करने जा रहे हैं हम, जो पहले इतना परसेंट नहीं कर रहे थे। पहले हम लगभग 1 पॉइंट समथिंग 7 या 5 या 7 के करीब खर्च कर रहे थे, अब 1% लगभग बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें, मतलब फिर भी हमारे यहाँ पे कंडीशन, जो अफ्रीकन कंट्री को ये बोला जाता है उनकी सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब रहती है, तो हमारी सिचुएशन उनसे भी ज्यादा खराब है। और इंडिया के देखिए यहाँ इंडेक्स दिए गए हैं, हेल्थ एसेसिस क्वालिटी के बेस पे जो हमारा है वो 144 है, 195 कंट्री में दे रखा है, 144 नंबर है हमारा, ठीक है। नियोनेटल डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितना है हमारा 185, ओके। तो सारी रैंक कितनी गंदी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिर किडनी फेलियर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें 176 है। और नियोनेटल देखिए जो बच्चा उसके बारे में होता है, अगर कोई बच्चा लगभग 28 डेज या लगभग 4 वीक के अंदर अगर एक्सपायर हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं, उसका नाम दिया जाता है नियोनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है ना। मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, ये काउंट किया जाता है पर 1000 बच्चों पे, ठीक है, कि कितने अगर 1000 बोर्न हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस में लगभग 166 है, डायबिटीज में लेके लीजिए कितना है 151 है, ये डिप्थीरिया में कितना है 133 है। तो सारी सिचुएशन देखिए कितनी गलत सिचुएशन पे सब जगह हम लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे दिया गया कि कितने आदमी मैक्सिमम डिजीज से मरते हैं। देखिए एक तो बोला गया हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट में जो डिजीज होती है उससे रिलेटेड जो मरते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आदमी मरते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है ना। देख कितने ज्यादा यहाँ पे मरते हैं, तो ये परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इतने ज्यादा मरते हैं लगभग 15%, ठीक है। इसके वाला बोला है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज जो होती है, एक तरीके से आर्टरीज और वेन्स में स्ट्रोक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से जो होती है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसमें लगभग कितने मरते हैं 7.8%। ये डायरिया से हो गए, या फिर डिजीज से हो, ये फिर डायबिटीज से हो गए, तो नियोनेटल ये प्री मैच्योर जो बर्थ होता है उससे हो गए। तो ये सारे यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, जिससे सबसे ज्यादा जो है जो डेथ्स होती है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, इतनी ज्यादा रटने की तो जरूरत नहीं है हालांकि, पर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये वाली बिजनेस पेज पे न्यूज थी, पेज डालना भूल गया, इसका पेज डाल दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आज की डेट में जो जीएसटी निकल के आया है, जीएसटी के रेट से रिलेटेड, तो जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई है, खासकर जो कौन सी, एक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री और एक बेवरेज इंडस्ट्री, जो कि पीने से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीजें, तो उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। पहले जो टैक्स था उन पर लगभग 15% था, अब उसको बढ़ा कितना कर दिया, 18% कर दिया गया है। और यहाँ पे कितना कर दिया गया है, ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से बढ़ा के उनका स्लैब जो रखा है 28%, एडिशनल सेस भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो इस तरीके की इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो साइड में बात तो होती है मेक इन इंडिया वाली, उसके ऊपर वर्क चल रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो एक तो उस तरीके से फ्रस्ट्रेट है। और टेलीकॉम का अगर लेके चले तो टेलीकॉम में अगर जियो ले तो जियो ने वैसे ही जीना हराम कर रखा है इनका सब कंपनियों का। तो उन सब चीजों को देखते हुए पहले सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, कोल्ड डिस्कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से कहीं नेटवर्क नहीं आते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड कहीं पे अंडरग्राउंड पार्किंग वगैरह में चले जाते हैं या फिर मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, तो इस तरीके से नेटवर्क की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और ऊपर से उनके ऊपर और टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये कहीं सोचने वाली प्रॉब्लम हो जा रही है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे सोल्यूशन को, पहले से इतनी बुरी कंडीशन चल रही है और ज्यादा टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये उसके फेवर में नहीं है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हमको आगे लेके चलना चाहिए। ओके,
अब ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे कल के, उन क्वेश्चनों का आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि ये मतलब असेंबली जो थी, इसका जो एक तरीके से सजेशन दिया गया था, बहुत बार पूछा जा चुका है, 1934 में एम.एन. रॉय जी के द्वारा दिया गया था। और जो असेंबली थी वो सेटअप की गई थी असेंबली, वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से सेटअप की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से सेटअप की गई थी। 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, और सेटअप कब की गई थी, नवंबर में सेटअप की गई थी 1946 में, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी बॉडी। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी उसके हेड थे। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू जी उसके हेड थे। इसके अलावा और भी इसी तरीके से कई सारी कमेटी थी। स्टीयरिंग कमेटी का आप लोग नाम याद रख सकते हैं, मुंशी जी थे उसके हेड, ठीक है। तो कई सारे आदमी थे इसके अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारी कमेटी है उस टाइम पे मतलब बनाई गई थी, जिससे कि चीजों को टैकल किया जा सके और एक प्रॉपर एरिया में, हर एक एरिया में चीजों को देखा जा सके। कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड द माइनॉरिटी, इसको याद रख सकते हैं, कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट और द माइनॉरिटी, सरदार पटेल जी के अंडर में थी ये, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं आप कम से कम। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिनका आप लोग नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने कल पूछा था न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो उसका नाम है अप्सरा, जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है ना। इंडिया का नहीं है, एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। जो यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि देखिए उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के उसके हेल्प से बनाया गया था इसको, अप्सरा को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। इसके बारे में NPCIL के बारे में पूछा गया था। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन होता है, रेस्पॉन्सिबल होती है किस तरीके से न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके ऊपर वर्क करना है, किस तरीके से पावर प्लांट वगैरह वो करना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए इस तरीके के पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड पूछा गया था, लैंग्वेज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 14 लैंग्वेज थी, आज की डेट में बढ़ा के कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। तो टोटल कितनी लैंग्वेज ऐड कर दी गई है, 8 लैंग्वेज ऐड कर दी गई। तो उन 8 लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया आगे। पहले 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद में सिंधी ऐड की गई 1967 में, 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या हुई इसके बाद में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज ऐड की गई 1992 में, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये उस टाइम पे हुआ। इसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज ये ऐड करी गई। तो एक यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई और 4 यहाँ हो गई, टोटल कितनी हो गई, 8 लैंग्वेज। ये 2004 में ये होगा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये टोटल इस तरीके से सारी लैंग्वेज ऐड की गई थी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए PDF जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम उसमें, और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आया तो लोगों को शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।